हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और हमारी वर्कशीट नंबर है 64 और आज की डेट है 10 दिसंबर और बेटा हमारी क्लास है 9th। इसमें बेटा हमने फ्रांसीसी क्रांति पर ऑलरेडी हम 4 या 5 या 6 वर्कशीट कर चुके हैं। अब ये उन्हीं वर्कशीट्स का एक रिवीजन के रूप में वर्कशीट आई है आज, जिसमें हम अपना फ्रांसीसी क्रांति का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करेंगे। बेटा इसमें जो रिवीजन में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक के बीच में से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो इसीलिए आप प्लीज़ इस पूरी वर्कशीट को ध्यान से करिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वर्कशीट में बेटे आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 क्वेश्चंस के आंसर आप किसी एक स्पेसिफिक जगह से नहीं ले सकते। आपको कहीं बुक से, कहीं एनसीईआरटी के बैक साइड से आंसर से बड़ी सर्च करके आपको इनके आंसर्स मिलेंगे, तो इसलिए आप इस वर्कशीट को ध्यान से कर लीजिए। मैंने भी कुछ आंसर जो मुझे मिल पाए वो मैंने वहाँ से लिए और उसके अलावा मैंने कुछ लिख कर भी आंसर बनाए हैं, तो आप प्लीज़ इस वर्कशीट को ध्यान से करिए। पहला क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो बेटा जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, मीन्स जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे उस हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बेटा इसके अंदर हमारी जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी इसके अंदर रूसो और मोंटेस्क्यू का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसीलिए मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। रूसो एक महान विचारक थे जिसका प्रभाव फ्रांस की जनता पर अन्य लेखकों तथा विचारकों की तुलना में सबसे अधिक पड़ा। उनकी पुस्तक सामाजिक समझौता, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सामाजिक समझौता, द्वारा लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले विचार मिले। उनके नवीन विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति के विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया, मीन्स क्रांति को बढ़ावा दिया। और दूसरे हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू राजनीति विज्ञान का एक महान ज्ञाता थे। वह राजा के दैवी अधिकारों का कड़ा विरोध करते थे, मतलब जैसे लोग राजा को भगवान मानते थे उनका ये विरोध करते थे। उन्होंने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज, इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन में भ्रष्टाचार को दूर करने तथा शासन के विभिन्न अंगों विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के शक्ति विभाजन का सिद्धांत देकर उसने जनता को निरंकुश शासन के विरुद्ध तैयार किया, मीन्स इन्होंने जनता को अवेयर किया। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, मीन्स इन्होंने राजनीतिक रूप से बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने संविधान सभा तथा पुरुष एवं राजनीतिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जो महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा गया है? सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, मीन्स इसके जो रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र का शत्रु था उन सभी को वो जेल में डाल देता था। उन्होंने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा कर दी, मीन्स जो गरीब थे उनको और ज़्यादा परेशान किया। गौरव व पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई तथा दोषी को गिलोटिन नामक मशीन से मरवा देता था। इसने एक मशीन बनाई थी, दो खंभों के बीच में एक ऐसी सेटिंग की गई थी जिससे वो ब्लेड गिरता था और इंसान का सिर कट जाता था। तो जैसे जो भी दोषी जेल में डाल देता था और जो भी उसका विरोध करता था या इसके विरुद्ध जाता था वो उसको गिलोटिन मशीन से मरवा देता था। इस प्रकार उसकी कड़ी नीतियों से जनता जो थी वो त्राही त्राही करने लगी, मीन्स जनता बहुत परेशान हो गई और अंत में उसे ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए बेटा कहते हैं जो बुराई करता है अंत में उसका भी बुरा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे हो गए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था?
तो बेटा देखेंगे तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं जो थी, मीन्स हमारी 3 स्टेजेस थी, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी में जो थी मतलब गरीब वर्ग भी आते थे, अमीर वर्ग भी आते थे, लेकिन इन्हीं को टैक्स भरना पड़ता था, तो महिलाएं भी इसी में आती थी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, मीन्स वो अपने जीवन को चलाने के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन वर्ग की लड़कियां ही, अपने तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद इनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में भी कम मिलती थी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते थे तथा द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। इनको कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। सबसे बड़ी इनके लिए एक जो फैसिलिटी ये थी कि इनको करों से छूट मिली हुई थी, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना था। कुलीन वर्ग को सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे और इनको सामंती विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। बल्कि जो थर्ड स्टेट के अंदर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर शामिल थे। केवल तीसरे स्टेट लोग ही कर अदा करते थे, मीन्स जो तीसरा वर्ग था उसी को टैक्स पे करना पड़ता था और इन्हें कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 7 क्वेश्चन है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है। ये देखेंगे हमारा ये जो 7th क्वेश्चन है इधर, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है। इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आंसर 7 के, जैसे सभी मनुष्यों को इसमें समान अधिकार मिले, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो, ये इसकी एक एक अरेंजमेंट किया गया। स्वतंत्रता सभी नागरिकों का अधिकार है, कानून के सामने सब लोग समान हैं, सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, हर एक को विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा, केवल वे विचार प्रकट नहीं किए जा सकते जिनसे राज्य को खतरा हो, और प्रत्येक राज कर्मचारी जनता का सेवक होगा। और बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, लुई सरकार का निरंकुश शासन। दूसरा, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण। तीसरा, दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। और चौथा, महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिससे जनता बहुत परेशान रहने लगी और कर में भारी वृद्धि की गई। अब राजा क्या करेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो टैक्स बढ़ाएगा तो गरीब परेशान होंगे। इस तरह से लोग वहाँ की जनता से तो बहुत परेशान थी, जो क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मीन्स जब लुई राजा बना उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसका आंसर देखेंगे, लुई 16वें का शासन जो था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। मीन्स उनकी जो पैसे से रिलेटेड कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। अब राजा के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कर बढ़ाएगा, जिससे गरीब जनता परेशान होगी। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, मीन्स महंगाई बढ़ती जा रही थी, मजदूरी वहीं की वहीं थी। और किसानों की फसलें जो थी कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। इस टाइम ऐसी आर्थिक स्थिति आ गई थी कि गरीब परेशान थे, उनके पास उनकी फसलें ख़राब हो रही थी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, उनके पास खाने के लिए भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन पे इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए जा रहे थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था। तो बेटा इसका आंसर है डायरेक्टरी जो है रॉबर्ट स्पेयर तथा
उसके साथियों को मृत्यु दंड देने के बाद देश में नया संविधान लागू किया गया तथा देश का शासन जो है वो 5 डायरेक्टरों की एक टीम समिति के हाथ में सौंप दिया गया। 1795 से 1799 तक डायरेक्टरों ने फ्रांस पर शासन किया, परंतु नेपोलियन के प्रभुत्व में आ जाने पर पहले उसने डायरेक्टरी के एक काउंसिल के रूप में काम किया, परंतु फिर 1804 ईस्वी में डायरेक्टरी को भंग करके उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। बेटा ऐसा जो हमारी डायरेक्टरी थी वो 5 डायरेक्टरों की एक टीम थी। मीन्स अब डायरेक्टरी में ये था कि एक के हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्रित ना होकर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। मीन्स 5 मेंबर बना दिए गए थे, वो 5 मेंबर ही मिलकर निर्णय लेते थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, सो कुलांत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सो कुलांत कौन थे? जैकोबिनों को, जो हमारे जैकोबिन थे, जैकोबिनों को सो कुलांत के नाम से जाना जाता था। सो कुलांत जो थे वो ऐसे पुरुष थे जो लाल रंग की टोपी पहनते थे और जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 12, राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। मीन्स गणतंत्र में जनता भाग लेती है, वही अपने सरकार का चुनाव करती है, जबकि राजतंत्र में किसी भी राज्य का शासन एक राजा द्वारा चलाया जाता है और राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता है। मीन्स जैसे जो राजा बना है आगे चल के उसका बेटा ही राजा बनेगी, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं है, जनता चुनती है सरकार को। क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? दास प्रथा 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्डे या नानते बंदरगाह से, ये 2 बंदरगाह थे, बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। मतलब उस टाइम पर दासों की इतनी बुरी हालत थी, उनको हथकड़ियों में डालकर 3-3 महीने के लिए समुद्री यात्रा में डाल दिया जाता था। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु 10 वर्ष बाद फिर से नेपोलियन ने दास प्रथा का पुनः शुरू कर दी, उसने दास प्रथा को। फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? क्वेश्चन नंबर 14, लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। मीन्स ये जो संवैधानिक राजतंत्र बना था इसमें ये चाहते थे कि सम्राट की शक्तियों को सीमित किया जाए, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखिए। तो बेटा इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजांसियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। और ये बहुत ही थोड़े टाइम में जनता का प्रिय बन गया था, क्योंकि इसमें भाषण देने की कला बहुत ही बढ़िया थी, जिससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। बेटा इस तरह से आज के आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स आप ध्यान से कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।